वालेकुम। आज हम राउट्स लॉ को डिस्कस करेंगे जो सर मैरी राउट्स ने 1887 में डिस्कवर किया था। उससे पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। तो डिस्कस करते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं और उसके बाद राउट्स लॉ की तरफ जाते हैं। गाइस, हमारे पास कोई भी लिक्विड हो उसके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि उसकी सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसी भी टेम्परेचर पे ब्रेक फ्री होके वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। वेपर मतलब गैशियस फॉर्म में चले जाते हैं। तो वेपर बेसिकली किसी भी लिक्विड के गैशियस फॉर्म को हम कहते हैं नॉर्मल कंडीशंस पे, मतलब आम कंडीशंस पे तो वो लिक्विड ही होता है, लेकिन जब वो गैस फेज में चला जाता है तो उसको हम वेपर कहते हैं। तो लेट्स सी द डायग्राम। अगर हमने किसी लिक्विड को क्लोज कंटेनर में रखा हो तो जो मॉलिक्यूल्स ब्रेक फ्री होकर सरफेस से वेपर फेज में जा रहे होते हैं वो स्केप नहीं कर पा रहे होते बाहर, तो देर इज अ चांस होता है कि वो वापस कोलिजन्स करके सरफेस पे वापस आते हैं। और जब वो सरफेस से जाके कोलाइड करते हैं तो वो वापस लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। और जो मॉलिक्यूल्स लिक्विड से वेपर फेज में जा रहे होते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं एवापोरेशन। एक टाइम आता है इस क्लोज कंटेनर में जब ये रेट ऑफ कंडेंसेशन, जो वेपर फेज से लिक्विड फेज में आ रहे हैं और जो लिक्विड से वेपर में जा रहे हैं एवापोरेशन, वो सेम हो जाता है, तो आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आ जाता है। इस इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो ऊपर वेपर्स होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं उनकी अमाउंट, ठीक है। और उसका जो प्रेशर, जो वो वेपर्स प्रेशर लगा रहे होते हैं वॉल ऑफ द कंटेनर्स पे भी और लिक्विड की सरफेस पे भी, उसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं। अगर मैं इस डायग्राम को एक्सप्लेन करूं तो हमारे पास एक फ्लास्क है जो कनेक्टेड है मैनोमीटर से। इसको हम मैनोमीटर बोलते हैं, जो आपको अरेंजमेंट नज़र आ रहा है, और इससे हम प्रेशर डिफरेंस को मेजर करते हैं। इसका वन लेग जो है वो ओपन टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और इसका जो दूसरा लेग है वो हमने फ्लास्क के साथ इसको अटैच किया हुआ है। गाइस, अगर डायग्राम ए को आप लोग देखो तो ये वो कंडीशन है जब हमने अभी अभी लिक्विड इंट्रोड्यूस करवाया फ्लास्क में, इससे पहले लिक्विड नहीं था। और अगर आप मैनोमीटर को देखें तो जो ग्रीन कलर का फ्लूइड है मैनोमीटर में, ये सेम लेवल पे है दोनों लेग्स में, ठीक है। और जो डायग्राम बी है ये कुछ टाइम के बाद है जब डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। डायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब जब हमने लिक्विड को इंट्रोड्यूस करवाया तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, आपको पता है कि सरफेस से ब्रेक फ्री होकर वेपर फेज में, गैस फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स वापस आ जाते हैं लिक्विड फेज में वेपर फेज से। तो आफ्टर सम टाइम ये रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो इक्वल हो जाता है। और इस कंडीशन पे जो वेपर्स ऊपर एक्यूमुलेट हुए होते हैं, जमा हुए होते हैं, वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होते हैं और उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा होता है, एक सिस्टम स्टेबल हो चुका होता है। और ये जो वेपर्स का प्रेशर है ये बेसिकली प्रेशर लगा रहा है आपके वन लेग ऑफ द मैनोमीटर पे, और जो दूसरा लेग है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पे लग रहा है। तो इसका मतलब है जो डिफरेंस आप चेक कर रहे हो, जो पहले लेवल पे था फ्लूइड आपका मैनोमीटर में, वो अब लेवल पे नहीं रहा, वो एक लेग उसकी नीचे चली गई है, फ्लूइड उसमें से नीचे हो गया है, और एक लेग पे डेफिनेटली वो ऊपर हो जाएगा, वो राइज कर जाएगा, क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और जो फ्लास्क के अंदर प्रेशर है वो ज़्यादा है। वो जब पुश करेगा तो आपका जो दूसरा लेग है उसमें वॉल्यूम राइज हो जाएगा लिक्विड का। तो इस तरह हमारे पास प्रेशर डिफरेंस आ गया और हमें पता चल गया कि वेपर प्रेशर कितना है। चलें गाइस, राउट्स लॉ की तरफ आते हैं। सर राउट्स ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए इसी से रिलेटेड, वेपर प्रेशर से रिलेटेड, जिसका कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा है। गाइस, सर राउट्स ने देखा कि अगर हमारे पास कोई लिक्विड है, सपोज हमारे पास वाटर है प्योर, उसके अंदर हम कुछ सोल्यूट डालते हैं, सॉल्ट डाल देते हैं या शुगर डाल देते हैं, और उसके बाद हम उसका वेपर प्रेशर चेक करते हैं, जैसे कि हमने अभी पहले इसको डिस्कस किया, तो वो वेपर प्रेशर कम आता है एज कम्पेयर टू डैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल प्योर वाटर के मुकाबले में वो कम आया। गाइस, इससे उन्होंने ये बात मालूम की कि जब हम कोई सोल्यूट ऐड करते हैं तो हमारी मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट की कम हो जाती है सोल्यूशन में। तो जो सरफेस पे आपके पास पहले जो प्योर लिक्विड था उसमें बिल्कुल हमारे पास एक सॉल्वेंट के सारे मॉलिक्यूल्स मौजूद थे एंड दे हैव द टेंडेंसी टू गेट कन्वर्टेड इनटू द वेपर फेज। वहाँ पे कुछ स्पेसिस को सोल्यूट मॉलिक्यूल्स फिलअप कर लेते हैं। तो इसका मतलब है सरफेस पे हमारे पास जो पहले सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स अवेलेबल थे, जब हमने सोल्यूट ऐड किया तो सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स उन्होंने फ्री स्पेसिस को कुछ को उन्होंने
फिल अप कर लिया, जिसकी वजह से जो सॉल्वेंट को जो पहले इतना ज़्यादा एरिया अवेलेबल था टू ब्रेक फ्री वो कम हो गया, तो वेपर प्रेशर भी कम हो गया। गाइस ये उस केस की बात है जब आपका सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है, ये इवेपोरेट नहीं होता। राउल्स लॉ की डेफिनेशन अब हम डिस्कस कर लेते हैं। ये वही कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल सोल्यूशन, अब हमने सोल्यूशन बनाया हुआ है, इसमें सॉल्वेंट है और सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है, उसका जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा सरफेस पे आपके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे, उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। और अगर मोल फ्रैक्शन कम होगी, सोल्यूट ज़्यादा होगा, तो उतने ज़्यादा जो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं वो फिलअप कर लेंगे स्पेसेस सरफेस पे, और आपका जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा। इसका मैथमेटिकल फॉर्म ये है कि इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो हमारे पास पी ए इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन। ठीक है, प्योर का नहीं है, ये सोल्यूशन में पार्शियल प्रेशर है। इट इज इक्वल्स टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। आपको बताती चलूँ गाइस, ये फॉर्म उस केस में है जब आपका आइडियल सोल्यूशन है। इसका मतलब है कि आपका सोल्यूट कोई रिएक्शन नहीं कर रहा आपके सॉल्वेंट के साथ, और सेकेंडली आपके जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हैं बिटवीन सॉल्वेंट और सोल्यूट वो सेम होनी चाहिए। कोई हीट ऑफ सोल्यूशन आपने मिक्स किया है तो कोई आपका सिस्टम अगर गर्म हो गया, एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन हो गई है, तो उस केस में ये वैलिड नहीं होता। ये मैथमेटिकल फॉर्म वैलिड नहीं होता, इसमें हमें चेंजेस करने पड़ते हैं, और आपका कोई वॉल्यूम चेंज भी नहीं हो रहा है। वी हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड। उन्होंने कुछ आइडियल केसेस चेक किए, उसके बाद कुछ काम हुआ जो नॉन आइडियल केसेस के लिए था, जिसमें उन्होंने चेक किया कि वॉल्यूम चेंज आ रही है, तो उन्होंने राउल्स लॉ को मॉडिफाई किया। ठीक है, लेकिन ये फॉर्म आपका आइडियल केस के लिए वैलिड है। एग्जाम्पल प्रॉब्लम करते हैं। सपोज वी हैव 10 grams ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशन इन 100 grams ऑफ वाटर। ठीक है, 10 ग्राम सुक्रोज हमने डिजोल्व की हुई है 100 ग्राम ऑफ वाटर में। वो पूछ रहा है कि फाइंड वेपर प्रेशर लॉयरिंग, कि आपका वेपर प्रेशर कितना लो होगा यूजिंग राउल्स लॉ। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो हम लिख लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारे पास गिवन है 100 ग्राम्स, हमारा जो सुक्रोज शुगर है वो 10 ग्राम्स उसने डिजोल्व की हुई है, और टेम्परेचर भी बताया हुआ है 25 डिग्रीज का, और उन्होंने 25 डिग्रीज पे जो प्योर वाटर है उसका वेपर प्रेशर भी दिया हुआ है 23.8 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। तो हमारे पास राउल्स लॉ की जो फॉर्म है मैथमेटिकल, वी नो कि पार्शियल प्रेशर सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट का है, ए सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वल्स टू इसकी मोल फ्रैक्शन कितनी है उस सॉल्यूशन में मल्टीप्लाइड बाय प्योर का वेपर प्रेशर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। गाइस हमें वेपर प्रेशर निकालने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें मोल फ्रैक्शन निकालनी है। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए जो हमारा सबसे पहले स्टेप है, हमें नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए सॉल्यूशन में, वाटर के कितने हैं और शुगर के कितने हैं। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालते हैं सॉल्यूशन में। उसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ वाटर जो आपके पास सॉल्यूशन में गिवन है, एंड डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ वाटर। और मोलर मास ऑफ वाटर हमारे पता होता है, लिटरेचर में अवेलेबल है 18 ग्राम्स पर मोल। जैसे मैंने पहले इन्फॉर्मेशन दी थी 100 ml आपका वॉल्यूम मैंने लिया हुआ है वाटर का, तो डेंसिटी वाटर की 1 किलोग्राम्स पर लीटर होती है। इसका मतलब है जितना मैस है उतना ही वॉल्यूम होता है वाटर का, तो हम 100 ग्राम्स ले लेते हैं यहाँ पे मैस ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोलर मैस, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ जाएंगे 5.55 मोल्स। इसी तरह हम शुगर के मोल्स निकाल लेते हैं। शुगर के मोल्स भी वैसे ही होंगे, हमारे पास मास ऑफ शुगर गिवन है 10 ग्राम्स जो हमें दिया हुआ था, और मोलर मास इसका लिटरेचर में मिल जाता है 342.3 ग्राम्स पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज भी आ जाते हैं, मास ऑफ शुगर डिवाइडेड कर दो, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सुक्रोज विच इज इक्वल टू 0.0292 मोल्स। हमारे पास दोनों के अब मोल्स आ गए हैं, अब हम मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। गाइस आपका सेकंड स्टेप जो है वो है, अब आपने मोल फ्रैक्शन निकालनी है वाटर की। ठीक है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब कि आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो कि हमारे यहाँ पे है सुक्रोज। ठीक है, मोल फ्रैक्शन हमारी वाटर की आ गई, इस फॉर्मूला में पुट करके 0.9948, और अब हम इस मोल फ्रैक्शन को पुट करते हैं राउल्स लॉ में इन ऑर्डर टू नो द वेपर प्रेशर, कि आपका वेपर प्रेशर कितना आएगा।
अगर हम इस फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट करते हैं, हमें प्योर का वेपर प्रेशर पता है और मोल फ्रैक्शन हमने निकाल लिए है, तो हमारा वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में वाटर का कितना आया है 23.7 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, जो कि लो है आपके प्योर से। प्योर हमारा था 23.8 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, और जब हमने मोल फ्रैक्शन वाटर की ऐड की, जब हमने सोल्यूशन बनाया था, वेपर प्रेशर आपका लो हो गया। ये मैथमेटिकल फॉर्म जो थी राउल्ट लॉ की, उसमें हमने पुट करके वैल्यूज़ निकाली हैं वेपर प्रेशर की। यही वेपर प्रेशर अगर हम प्रैक्टिकल करके एक्सपेरिमेंट करके मालूम करते हैं, तो तब भी इतना ही आता है। इसका मतलब है ये लॉ वैलिड है।